हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से सॉल्यूशन करते हैं। पहला जो चैप्टर था आपका रसायन शास्त्र का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और ये आपका भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। और हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो टोटल आपके 1 से 20 प्रश्न है। 20 क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब लिखा जाता है तो उसके अभिकारक और उसके प्रतिफल को किस रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर दो हाइड्रोजन H2 और Cl2, ये दोनों मिलकर के बना लिया 2HCl। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है ना बच्चों, ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें हम लोगों ने इसको क्या जानते हैं, इसको हम लोगों ने अभिकारक और इसको हम लोगों ने प्रतिफल नाम दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जो है कि अभिकारक और प्रतिफल को किन रूपों में दर्शाया जाता है। तो देखिए, तो हम लोगों ने किन रूपों में दर्शाया बच्चों। ये क्या है, ये हाइड्रोजन का संकेत है ना। ये क्या है, क्लोरीन का संकेत है। और ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक का संकेत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हम लोग सबसे पहले किस रूप में दर्शाते हैं, संकेत में। और ये कैसा है बच्चों, यहाँ पर एक एक करके इस तरह से। तो हम लोग संकेत और किस में, सूत्र में, किसके द्वारा दर्शाते हैं, संकेत और सूत्र। HCl ये क्या है, फॉर्मूला है। जब दो से अधिक जुड़ गया तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों तथा प्रतिफलों को उनके संकेतों तथा सूत्रों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए पहला नंबर का प्रश्न आपका सॉल्यूशन हो गया। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बच्चों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, अति लघु मतलब कि बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसलिए एक ही लाइन में आपको आंसर देनी है। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर का कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच ये तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप लोग को मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था, ये तीर चिन्ह जो है इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि पता चलता है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का, कि किस दिशा से किस दिशा की ओर हमारी अभिक्रिया हो रही है। तो ये क्या बताते हैं, हमारे अभिक्रिया के दिशा को दर्शाने के लिए, अभिक्रिया के दिशा, ठीक है, अभिक्रिया के दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 2 का हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या समीकरण H2 प्लस Cl2 मिलकर के बना रहा है 2HCl संतुलित है। क्वेश्चन कह रहा है H2 प्लस Cl2 मिलकर के बना रहा है 2HCl, क्या ये संतुलित है। यानी कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, संतुलित कब होगा बच्चों, जब अभिकारकों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या आ जाए, समान हो जाए, यानी बराबर हो जाए। तो हम लोग अभिकारक में सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है बच्चों, 2। इधर हाइड्रोजन का कितना है, देखो तो यहाँ हाइड्रोजन ये है और हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है, और एक यहाँ पर सामने में कितना है, गुणक कितना है बच्चों, 2। तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना, हाइड्रोजन का इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। क्लोरीन का यहाँ पर कितना है बच्चों, 2, और इधर क्लोरीन का कितना है, यहाँ पर देखो तो 1 है, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना, क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2। तो क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। यानी कि प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है, समान है, समान है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे ये एक संतुलित है। यानी कि कह रहा है कि क्या ये समीकरण संतुलित है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ, दिए गया समीकरण ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उस अभिक्रिया का नाम पूछ रहा है बच्चों, यानी कि केमिकल रिएक्शन का नाम पूछ रहा है जिसमें जो है एक अभिकारक किसको बोलते हैं, पता चल गया आपको। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि ये पदार्थ भाग ले रहा है,
और नया पदार्थ ये बना रहा है, तो इस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये एक अभिकारक ऐसा अभिकारक है जो टूट करके सरल पदार्थ बना रहा है बच्चों। मान लीजिए ये एक अभिकारक है ए और ये टूट करके B+C बना रहा है, ठीक है, मतलब कि दो छोटे छोटे भागों में बंट रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं कि नहीं। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले लें CaCO3। अच्छा, आप लोग इसका नाम जरूर कमेंट्स में लिखना कि CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है। ये टूटेगा, इसको जब जैसे हीट करेंगे, हीट को ऐसे साइन दिया था बच्चों यहाँ पर डेल्टा का, ठीक है, हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और बन जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस उड़ जाएगी। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, आपका अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अपघटन। तो 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या नोट में लिखेंगे कि उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वहां पर सीधा लिख लेंगे 1 नंबर में ही डायरेक्ट अपघटन अभिक्रिया। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चों आपका, 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके, परस्पर मीन्स होता है बच्चों आपस में, संयोग मीन्स होता है जुड़ना, आपस में जुड़ करके एक प्रतिफल बनाते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 5 को आप अच्छी तरह से समझिए बच्चों कि दो अभिकारक मिलता है और जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर H2 और Cl2 ये दोनों जुड़ेगा तो H2 और Cl2 मिलके क्या बनाता है, एक प्रतिफल बनाता है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो अभिकारक मिल करके एक प्रतिफल यानी कि एक प्रोडक्ट का निर्माण किया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको आंसर में ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अच्छा से यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ इन अभिक्रियाओं का। सिर्फ आपको नाम पूछ रहा था। तो चौथा नंबर का क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। 5वां नंबर का क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। आइए प्रश्न संख्या 6 को बात करते हैं। 6 पर प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों, और ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ये 6 कह रहा है कि वो इस अभिक्रिया का नाम बताना है जिसमें जो है क्या करते हैं यौगिक अपने मूलकों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। क्या बच्चों, क्या करते हैं, मूलकों यानी कि आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था किस अभिक्रिया में होती है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं NaOH प्लस HCl, अगर इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये Na जो है इस Cl के साथ जुड़ करके क्या बना दिया, NaCl, और ये H जो है इस OH के साथ जुड़ करके क्या बना दिया, H2O। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, आयनों का आदान प्रदान किया। ये Na क्या था प्लस, Cl क्या था माइनस, ये प्लस माइनस जुड़ करके NaCl बनाया, आयनों का आदान प्रदान किया। ये OH क्या था माइनस, ये H क्या था प्लस, ये प्लस माइनस मिल करके आयनों का आदान प्रदान करके जल का निर्माण किया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर कर देंगे आप, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी है नहीं ना। चलिए इसको लिख देंगे आप, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसी को हम लोग क्या जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, इसमें क्या होता है, उभय विस्थापन यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहो या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया कहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है बच्चों, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखिए। एक समीकरण आपको लिखना है और वो कैसे होना चाहिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए। तो आप इसको आंसर दे दीजिए। तो 7 नंबर का प्रश्न कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप दे दीजिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलेगा और मिल करके लवण का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक उभय विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 8 नंबर का बात करते हैं। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चों
क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? यानी कि कॉपर का क्या होता है संकेत बच्चों? Cu, ठीक है, Cu कह रहा है क्या कॉपर आयरन यानी कि Fe से ज़्यादा क्रियाशील है? ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा क्रियाशील है, इस तरह से इसका चिन्ह हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला सूट होता है बच्चों? नहीं, मैं क्रियाशील श्रेणी जब पढ़ाया था तो मैं बताया था कि कॉपर जो है वह हाइड्रोजन से भी नीचे आता है। कॉपर कहाँ से? हाइड्रोजन से नीचे आता है, जबकि आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर आता है। तो Fe जो है, आयरन जो है वो कॉपर से क्या हो गया? ज़्यादा ना क्रियाशील हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम लोग क्या देंगे आंसर? नहीं। ठीक है, क्या आंसर में लिख देंगे? सिर्फ नहीं, यानी कि कॉपर आयरन से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? यानी कि संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ जुड़कर के एक पदार्थ का निर्माण करता है, क्या वह जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो आप लोगों ने ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया को बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया था। वहां पर मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण अभिक्रिया, है ना। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट में बताया था। तो हम लोग यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में बच्चों, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि क्या 9 नंबर का प्रश्न, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों हुआ हाँ हो जाएगा बच्चों? देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर ले लो H2 और प्लस क्या Cl2 और मिलकर के क्या बना रहा है? 2HCl। देखो बच्चों मैं एक ही एग्जाम्पल बार बार ले रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल बदला बदली करेंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा दूसरा मतलब कि समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। अब हम लोग पता करने चलते हैं ये संयोजन अभिक्रिया जो है तो ये ऑक्सीकरण अपकरण है या नहीं, इसके बारे में पता करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? H पर क्या होता है बच्चों? प्लस चार्ज। लेकिन यहाँ पर जो भाग ले रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज है, इस पर नहीं है, इस पर क्लोरीन पर कोई चार्ज है नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग क्या हो गया? चार्ज, यानी कि हाइड्रोजन पर कितना चार्ज? 0 और क्लोरीन पर कितना चार्ज? 0। जबकि ये लोग जब निर्माण कर रहा है HCl का तो H पर कौन सा चार्ज आ गया? क्लोरीन का एक माइनस आ गया हाइड्रोजन पर, और इसका एक माइनस एक इस पर चला गया। इसका कितना हो जाएगा बच्चों? क्लोरीन का इस पर आ जाएगा, मतलब क्लोरीन का एक, तो इस पर हाइड्रोजन का प्लस और क्लोरीन का माइनस, तो इस तरह से बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक एक करके चार्ज बढ़ गया, जबकि यहाँ पर क्या था? 0 था, यानी कि यहाँ पर 0 था, हाइड्रोजन का चार्ज बढ़ करके कितना हो गया? +1 हो गया, जबकि इसका 0 था, घट करके कितना हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चार्ज का बढ़ना। तो हम लोग जानते हैं चार्ज जो है, चार्ज का बढ़ना और चार्ज का घटना इस तरह से भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का घटना, तो वो क्या होता है? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? एक संयोजन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, संयोजन अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? यहाँ पर क्या था? संयोजन। यहाँ बोल रहा है उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या एक ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो हम लोग 10 नंबर में भी इसी को आंसर ले लेते हैं। देखो तो यहाँ पर Na पर कितना चार्ज है बच्चों? +1, और OH पर कितना है? -1। H पर कितना है? हाइड्रोजन पर +1, और क्लोरीन पर कितना है बच्चों? -1। अब देखो यहाँ पर हम लोग चार्ज निकालते हैं। Na सोडियम पर कितना चार्ज बच्चों? प्लस, और क्लोरीन पर कितना है? माइनस। देखो तो सोडियम का प्लस एक चार्ज था, यहाँ भी प्लस रह गया। क्लोरीन का कितना था? माइनस था, यहाँ भी माइनस रह गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? चार्ज क्या बड़ा घटा कुछ हुआ? नहीं ना। तो यहाँ पर उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है वो आपका ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया नहीं होगी। तो 9 नंबर का प्रश्न का हो जाएगा आंसर नहीं। समझ में आया क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए चार्ज जितना है उतना ही रह रहा है। चार्ज क्या बढ़ घट रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए चार्ज जितना था स्थिर है, प्लस है, तो यहाँ भी +1 ही रह गया। क्लोरीन का माइनस था तो माइनस ही रह गया। तो मतलब कि चार्ज में यहाँ पर कोई भी क्या हो रहा है? डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि बढ़ और घट नहीं रहा है। तो इसलिए ये एक ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न हो गया। 11वां कह रहा है हमारे शरीर में भोजन का पाचन यानी कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारा जो शरीर है जो भोजन का जो पाचन करता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ही डिटेल के साथ वहाँ पर कि शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने
वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में जाना था। अगर आपने सारे लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, चैप्टर को पूरी कंसेप्ट के साथ पढ़ा है, तो आप आसानी से यहाँ पर सारे आंसर को कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका कम से कम 10 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, अपकरण, संयोजन, वियोजन, इस तरह से देता है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण। क्यों? तो हम यहाँ पर फैक्ट में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर, हम लोग जो भोजन खाते हैं वहाँ पर उसमें क्या रहता है बच्चों? ग्लूकोज C6H12O6। और वहाँ पर क्या होता है हमारे शरीर में, क्या है बच्चों? वहाँ पर क्या पाचन होता है। पाचन में कौन सी गैस हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाके क्या करता है? इसको तोड़ता है, और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है? H2O बनाता है ना, H2O बनाता है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो गया? जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मैंने बताया था सारा चीज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है आप कमेंट में लिखना बच्चों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है आप कमेंट में लिखना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। कह रहा है बच्चों कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दें। 2 ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देनी है जिसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो। तो आप लोग सबसे पहला कौन सा दे देंगे आसानी से? प्रकाश संश्लेषण वाला अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर दे देंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। कौन सा बच्चों? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, है ना। ये तो आसानी से आप लोग लिख ही सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों, आपका जो है पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो सूर्य की उपस्थिति में होती है। यानी आप अगर रिएक्शन लिख सकते हैं तो और भी नंबर मिलने वाला, आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका। तो रिएक्शन अगर दे देंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल नीचे से निकालता है तो जल, और ये मिलकर के बना देता है C6H12O6। किसकी उपस्थिति में? तो सनलाइट की उपस्थिति में। तो सनलाइट SN, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में। और ये हमें क्या देता है बच्चों? ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीजन हम लोग जो पेड़ पौधे से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो ये सारा चीज, ये इसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा उदाहरण इसको देना है हमको, ये एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। और दूसरा एक और भी कुछ भी दे दीजिए बच्चों। तो दूसरा क्या दे सकते हैं हम लोग? हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है तो कैसा बन जाता है? काला रंग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस Cl2। इसको कहाँ पर रखते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में, तो बन जाता है HCl। और किस कलर का बन जाता है बच्चों? काला कलर का। 1 सेकेंड मुझे देखने दीजिए कैमरा में है जो सारा चीज अच्छी तरह से फिट आ रहा है कि नहीं। चलिए, सारा चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग का 12 तक हल हो गया है। आइए अब आगे बात करते हैं। अगर आपने इन सबको नहीं उतारा है तो अपना नोट कॉपी में बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि अति लघु प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में ही आपको आंसर देनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, जाते हैं और पूछता है कि इसमें एक एग्जाम्पल दीजिए, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। और वो बच्चा क्या करता है? संयोजन अभिक्रिया को पूरा लिख देते हैं। संयोजन अभिक्रिया ये है जिसमें 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करता है, फिर ये उदाहरण देता है और 1 नंबर है उसमें। तो 1 नंबर के चलते आप 5 लाइन का काय आंसर लिखते हैं बच्चों, इसलिए आपका नंबर कट जाता है एडवांस में। जितना क्वेश्चन कह रहा है, जितना पूछ रहा है आपसे, उसी को लिखना है, ठीक है, उससे आगे आपको नहीं करनी है। तो प्रश्न संख्या आपका 12 तक हो गया बच्चों, क्योंकि एक स्मार्ट तरह से आप लिख करके आएंगे, आंसर को करके आएंगे बच्चों, तभी आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। यानी कि पॉइजनस जो है बच्चों खाद्य पदार्थ, फूड, वो क्या है, हमको क्वेश्चन कह रहा है। प्रश्न संख्या कितना है? 13। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, खाद्य पदार्थ दुर्गंध कब होता है बच्चों? जब उसको हम लोग क्या कर देते हैं? खुला छोड़ देते हैं, और वो खुला भोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकृत होकर के वो क्या देने लगते हैं? गंध देने लगते हैं। और जब हम लोग उसको खाएंगे, उसको प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? विषैला युक्त है, तो वो हमारी सेहत को क्या करेगा बच्चों? हानि पहुंचाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ से आप क्या समझते हैं, क्या है? तो हम लोग बोलेंगे जब भोजन को क्या लिख देंगे बच्चों? जब खाद्य पदार्थों को या जब भोजन को क्या कर देते हैं हम लोग? खुले छोड़ देते हैं, है ना। जब खाद्य पदार्थ को खुले छोड़ देते हैं, 1 सेकेंड, छोड़ देते हैं, तो वे क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन से क्रिया करते। किससे क्रिया करते हैं? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं और फिर हो जाते हैं और एक अलग प्रकार की क्या देने लगती है बच्चों? दुर्गंध देने लगती है। अलग प्रकार की दुर्गंध देने लगती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसी को जो है हम लोग खाद्य पदार्थ की दुर्गंधता कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो क्या होता है, जब भी आप खुले पदार्थ को छोड़ देते हैं, किसमें? खुले वातावरण में छोड़ देते हैं खाने वाले पदार्थ को। जैसे मान लीजिए मिठाई की दुकान में अगर कोई मिठाई बनाया बच्चों, ये मान लीजिए मिठाई बनाया स्वीट रसगुल्ला, ठीक है, इसको खुला छोड़ देगा तो क्या होता है? खुला छोड़ देने से वो ऑक्सीजन से संयोग करता है और अगर इस मिठाई को आप 1 दिन 2 दिन के बाद खाएंगे तो ये आपको खट्टा लगेगा। ठीक है, तो इसको ऑक्सीकरण से आप बचाने के लिए क्या करता है बच्चों? मिठाई वाला क्या करता है? इस मिठाई को बच्चों किस में रखता है? फ्रिज में रख देता है ना? फ्रिज में रख देता है ताकि क्या हो जाए? ये ऑक्सीजन से क्रिया करने से बच जाए और ये हमें दुर्गंध न दे और ये जल्दी से खराब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिका रहे, है ना? तो ये प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। यानी कि कोई भी ताज़ा खाद्य पदार्थ है उसको बचाने के लिए, ज़्यादा दिन तक रखने के लिए आप क्या करेंगे? किसका उपाय प्रयोग करते हैं? तो हम लोग क्या लिख देते हैं डायरेक्ट? फ्रिज, है ना? क्या बच्चों, इसी को सबके घर में होगा ही, 100% है फ्रिज, जिसको रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं किसको? खाद्य पदार्थ को दुर्गंध से बचाने के लिए। तो ये प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ बच्चों FeSO4, ठीक है, ये अभिक्रिया करके बना रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब कह रहा है कि इसको संतुलित करने बोल रहा है, तो आसानी से संतुलित कर लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर संतुलित करने का? नहीं ना, मैंने बताया था किस तरह से संतुलित करना है। सबसे इसमें से कोई भी एक तत्व को लेना है और उस दोनों तरफ उसको बराबर करना है। तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 3, यहाँ पर कितनी है? 2, 3 2 5 और यहाँ पर कितनी है बच्चों? यहाँ पर कितना है? एक Fe2O3, सॉरी Fe2O3 बच्चों, यहाँ पर Fe2O3 था तो कितना? 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी कि ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? ऑक्सीजन का कितना हो गया? इधर 8 हो गया, तो इधर भी ऑक्सीजन 8 होना चाहिए। तो इधर ऑक्सीजन कितना है? देखो तो 4 है, सिर्फ 4 है। तो 4 को 8 करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के रूप में 2 दे देंगे। तो 4 दूना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 4 दूना 8, तो ऑक्सीजन इधर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 8, इधर भी ऑक्सीजन 8। अब हम लोग दूसरा सब तत्व को ले लेते हैं। तो दूसरा तत्व में सल्फर को ले लेते हैं। सल्फर कितना है बच्चों? यहाँ पर 1, और यहाँ पर सल्फर कितना? 1 और 1 2। यहाँ पर सल्फर कितना है बच्चों? देखो तो 1 है यहाँ पर, लेकिन गुणा के रूप में 2 है, तो 2 गुना 1 बराबर 2। तो सल्फर भी कितना हो गया बच्चों? 2, और इधर भी सल्फर कितना हो गया? 2। उसके बाद आयरन को ले लेते हैं। तो आयरन यहाँ पर कितना है बच्चों? Fe 2, और इधर Fe कितना है? 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, तो Fe भी 2 हो गया इधर, और इधर भी Fe 2 हो गया बच्चों। तो ये आपका हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चले आगे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। आई थिंक आप लोगों को कहीं पर भी समस्या नहीं रही होगी ये सब समझने में। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा बच्चों। आपको क्लास 10th और फुल्ली तैयारी कराई जाएगी। आपको 100% किसी भी प्रकार के सिलेबस आपको छोड़ा नहीं जाएगा, पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। और बोर्ड को देखते हुए बोर्ड परीक्षा किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बच्चों एक ऐसे अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि एक ऐसा अभिक्रिया का उदाहरण देना है जिसमें 2 यौगिक जुट करके एक एकल यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों? यौगिक का निर्माण बोल रहा है, यौगिक देने बोल रहा है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे पूछता है इस तरह से ना, क्वेश्चन को आप हड़बड़ा करके लिख देते हैं और तुरंत क्या करते हैं H2 + Cl2 मिल करके बना दिया HCl और आंसर देके आ जाते हैं, जबकि आपको मार्क्स यहाँ पर क्या मिल जाता है? 0। 2 नंबर का मार्क्स था, कट करके आपको 0। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, क्वेश्चन को समझा नहीं, खाली देखा कि अच्छा संयोग कर रहा है, संयोग करके मतलब कि जुड़ना मतलब संयोजन अभिक्रिया दे दिए तुरंत। लेकिन आपको ये नहीं मालूम H2 जो है ये एक क्या है? तत्व है। क्लोरीन क्या है? एक तत्व है। तो ये तत्व वाला संयोजन अभिक्रिया हो गया, तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया हो गया। जबकि आपको क्वेश्चन क्या रहता है? यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया होना चाहिए। तो यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर आसानी से कर दिए, यौगिक के बीच होने के लिए CaO+
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को जोड़ दिए, क्या बन जाएगा CaCO3, है ना। आसानी से ये दोनों जुड़ेगा और जुड़ के क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं संगमरमर या चूना पत्थर, या फिर इसको क्या बोलते हैं चाक भी बोलते हैं, खड़िया चूना भी बोलते हैं इसको, है ना। ये सर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग आसानी से लिख देंगे। तो आप लोग को प्रश्न अच्छी तरह से समझना है बच्चों, यौगिक के बीच कह रहा है या तत्वों के बीच कह रहा है। तो जिस प्रकार से आपका प्रश्न होगा उसी प्रकार से आप उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 करेंगे आप, 2-3-4 प्रश्न बाकी आपका। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है बच्चों कि समीकरण NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl मिलकर के बना रहा है NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl प्लस H2O अभी क्या बना रहा है, तो कह रहा है द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि उदासीन अभिक्रिया क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो तो ये जो है ये क्षार है और ये क्या है एसिड है, और ये दोनों एसिड और बेस मिलकर के क्या बना रहा है लवण का निर्माण कर रहा है। क्या किसका निर्माण कर रहा है लवण का। तो जहाँ पर लवण का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो बोल रहा है क्या इसका कोई दूसरा नाम दे सकते हैं आप, तो दूसरा नाम नहीं दे सकते क्या, आसानी से दे दो। यहाँ पर क्या है NaOH और HCl, देखो तो ये प्लस माइनस, तो देखो आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग दे देंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। चलिए ये हो गया आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 18 ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है बच्चों अभिक्रिया H2O प्लस F2, H2O प्लस F2, यानी कि ये F की क्या होता है बच्चों फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन। F2 मिलकर के बना रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी कि HF प्लस HOF, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सी फ्लोराइड, ठीक है। इसका निर्माण कर रहा है। तो कह रहा है इनमें कौन सा पदार्थ जो है क्या है ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या होगा बच्चों H2O और F2 ये मिलकर के बना रहा है क्या HF और क्या बना रहा है HOF। तो ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं बच्चों, जो दूसरे को क्या करे अपकरण करे, है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये F2 जो है किसके साथ जुड़ा है, देखो तो यहाँ HF के पास HF के साथ, और यहाँ पर HOF यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सी फ्लोराइड, ठीक है। तो ये F जो है ये फ्लोरीन, ये क्या हो जाएगा आपका प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कर देंगे आप लोग किसका फ्लोरीन को ऑक्सीकारक, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। प्रश्न संख्या 19 ले लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है बच्चों जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्ति होती है। जस्ता मतलब जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की अभिक्रिया करने पर हम लोग को क्या गैस मिलता है H2 गैस मिलता है, जो कि उड़ जाता है। और इसके साथ क्या बन जाएगा बच्चों Zn, और यहाँ से Cl बन जाएगा तो ZnCl2, है ना, इस तरह से बनता है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है किंतु कॉपर यानी कि तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती, जबकि इसी को अगर हम लोग यहाँ पर Zn के जगह कॉपर ले लेते हैं बच्चों और यहाँ पर अभिक्रिया सेम रखते हैं HCl, तो ये अभिक्रिया नहीं होती है। तो बोल रहा है कि क्यों नहीं होती है, ये अभिक्रिया क्यों नहीं होती है, यही कारण पूछ रहा है। इस किंतु ये अभिक्रिया नहीं होती है क्यों, यानी कि इसका कारण तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन से कोई भी नीचे होगा बच्चों, अगर हाइड्रोजन से कोई भी कम क्रियाशील होगा तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा तो वो हाइड्रोजन को भगा पाएगा क्या, नहीं ना। मान लीजिए दो आदमी है और इसमें ये A है और ये B है। ये B वाला बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो ये A वाला बंदा बहुत कमज़ोर है। तो ये क्या कर सकता है, इसके घर को लूट मार कर सकता है कि नहीं, इसको इसके ज़मीन को हड़प सकता है कि नहीं, भगा देगा इसको, है ना, बहुत कम शक्तिशाली है। ये आपको आम जीवन में भी देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक क्या है हाइड्रोजन के ऊपर है और कॉपर क्या है हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन से नीचे वाला कम क्रियाशील। तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं भगा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है। तो ये कॉपर इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि हाइड्रोजन को भगा करके इसके क्लोरीन को छीन ले। यानी कि क्लोरीन क्या हो गया
हाइड्रोजन का GF हो गया, और ये इसका क्या हो गया, BF हो गया, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लो आप लोग। और ये क्या करेगा, अब ये कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो GF था इसको लेकर भागने का प्रयास करेगा, लेकिन भाग पाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कॉपर से क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर है। लेकिन इस स्थिति में क्या कर रहा है, भाग रहा है। क्यों, क्योंकि Zn जो है हाइड्रोजन से क्या हो गया था, ज़्यादा पावरफुल हो गया था, ज़्यादा शक्तिशाली, इसलिए इसके GF को लेके उड़ गया। लेकिन यहाँ पर ये पाएगा क्या, नहीं पाएगा। तो ये आपका प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, चूंकि जस्ता हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है इसलिए उसको विस्थापित नहीं कर पाती है, उसके GF को लेकर के नहीं उड़ पाता है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से आप लोग कर देंगे। तो यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है बच्चों, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 20 यहीं पर लिख देता हूँ मैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस आप लोग को मैंने बताया था LPG है ना, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव, यानी कि अवयव किसको बोलते हैं बच्चों, प्रमुख घटक, यानी किससे वो निर्मित होता है। तो मैंने आपको उसमें बताया था LPG, जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर 3 बताया था, क्या क्या आपका, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है ना, इथेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ये LPG में रहता है, लेकिन ये भी बताया था कि इसमें मुख्य रूप से लगभग 90% क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत कोई इथेन प्रोपेन ब्यूटेन तीनों को मार के जाते हैं, जबकि ज्यादा मात्रा में कौन है, ब्यूटेन है। तो हमको जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा उसी प्रकार से नहीं करेंगे बच्चों। अगर पूछेगा कि किन चीजों का मिश्रण है तो इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बोले कि मुख्य अवयव मेनली कौन रहता है तो बोलेंगे ब्यूटेन। यानी ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला के रूप में देगा तो C4H10, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो आई थिंक आज का सारा प्रश्न 1 से लेकर के 20 का जितने भी अति लघु प्रश्न थे ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की भी आपको समस्या नहीं रही होगी। तो आप लोग नोट कर लीजिए सारा चीज अच्छी तरह से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।